अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉलेजेस में स्टाफ मौजूद होता है, अभी भी मौजूद है। इवन कराची यूनिवर्सिटी में भी स्टाफ मौजूद है। मैं गया था, मैंने सारी तमाम चीज़ें देखी थी और सब मैं देख रहा था कि क्या हो रहा है। तो बस इतना कहूँगा कि तैयारी करें। बस 15 दिन बाद आपकी मार्कशीट आ जाएगी, ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी पेपर हो के बताइएगा, पास हो तो भी बताइएगा, क्योंकि जब आप हम एग्जैक्ट फी बताएंगे सिचुएशन तो देन हम कोई ढिंढोरा नहीं पीटेंगे। मैं कोई भी टीचर ये नहीं बताता कि भाई फलाना फेल हो गया, फला वो कोई नहीं। तो हर साल होता है 18, 16, 17, कभी 9, कभी 10, कभी 11 ऐसे परसेंटेज आती है रिजल्ट की। बट इट इज़ गुड इनफ रिजल्ट। मैं इस रिजल्ट को गुड, बहुत ही अच्छा कहूँगा, इतना ज़्यादा रिजल्ट आया। कल हमें क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना था, नहीं हो पाया था, आज शुरू करते हैं। इसको सवाल को कंप्लीट भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। जी अजहर भाई, कुछ लोग क्लियर हुए हैं, जिन्होंने ज़्यादा मेहनत की वो क्लियर हुए। देखें ये कि अच्छा, कुछ लोग बच्चे ये करते हैं कि नहीं मेरे साथ जाती हुई फला होगी। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं। आ, क्योंकि जो अल्लाह ताला नाइंसाफ़ी नहीं करता। अच्छा चलें। Exports, its importance and role in economic development. Highlight the significance of exports. ठीक है ना? Highlight highlight the significance of exports. Give suggestions for the promotion of exports. Exports and importance and role in the economic development. ये मेन हेडिंग है जी। सिग्निफिकेंस भी इम्पोर्टेंस को कहते हैं, इम्पोर्टेंस तो कहते ही इम्पोर्टेंस को है। रोल होता है, रोल की अगर बात आती है तो जब भी हमें इम्पोर्टेंस ही लिखनी होती है। ठीक है। अच्छा, द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इट्स डेवलपमेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री लाइक पाकिस्तान इज वेल एस्टेब्लिश फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्ट्स। कि इम्पोर्टेंस हमारे पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, ये हम अच्छी तरह समझ सकते हैं इन पॉइंट्स के ज़रिए जो कि अभी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। नंबर 1, exports through the principle of absolute or comparative cost advantage. Exports through the principle of absolute or comparative cost advantage can help a country to specialize in the production of those goods through the principle of absolute comparative advantage can help a country to specialize in the production of those goods for which it has most favorable conditions and depends on the supply of products of other countries. इतनी बड़ी बात कर दी ना इन्होंने 3 लाइनों में कि आपको पता भी नहीं चला कि कितनी बड़ी बात कर दी। अभी आपको पता चलेगा। देखें जी, इस हेडिंग को समझने के लिए जो 3 लाइनों में मौजूद है, सबसे पहले आपको कंपैरेटिव एडवांटेज समझना होगा। तो मैं आपको समझाता हूँ कंपैरेटिव एडवांटेज एक मिसाल से। मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर मैं अगर घर में रोटी बनाता हूँ तो वो मुझे पड़ती है 50 रुपए की। एक रोटी मुझे घर में बनाने की सूरत में कितने की पड़ी? 50 रुपए की। अगर एक मैं रोटी बाहर से खरीद कर लेकर आता हूँ तो वो मुझे पड़ रही है 10 रुपए की। आप ये बताइए, आप ये बताइए कि क्या बेहतर है?
मैं खुद रोटी बनाऊं 50 रुपए की बनाऊं या मैं बाहर से ख़रीद कर खाऊं 10 रुपए की खाऊं, क्या बेहतर है? यकीनन ये बेहतर है कि अगर 10 रुपए की बाहर से मिल रही है, बाहर से बनी बनाई मिल रही है, आपको बनाने के लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है, तो बेहतर ये है कि आप खुद ना बनाएं बल्कि बाहर से 10 रुपए की खरीद कर खा लें, बिकॉज ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। ठीक है, अच्छा जी, तो कंपैरेटिव एडवांटेज आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आपने क्या करना है, आपने एक्सपोर्ट्स क्या करना है, एक्सपोर्ट आपने वो सामान करना होता है, आप ये देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि दुनिया अगर ये चीज़ बनाती है कितने की बनाएगी, मैं अगर ये चीज़ बनाऊंगा कितने की बनाऊंगा। अगर आप दुनिया से वो चीज़ अगर आप सस्ती बना सकते हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप वो चीज़ बनाएं, ना सिर्फ बनाएं बल्कि वो चीज़ आप दुनिया में एक्सपोर्ट भी करें, क्योंकि आप सस्ती बना पाएंगे। जब आप सस्ती बना पाएंगे तो आप सस्ती बेच भी पाएंगे, जब आप सस्ती बेचेंगे तो लोग आपसे खरीदेंगे। दिस इज हाउ आपका कारोबार चल पड़ेगा। आप लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति, अरबपति से खरबपति हो जाएंगे, दुनिया में आपकी वैल्यू हो जाएगी, लिविंग स्टैंडर्ड आपका बढ़ जाएगा, वगैरह वगैरह। ऑन द अदर साइड इम्पोर्ट की अगर हम बात करें, एक चीज़ आपके मुल्क में खुद बनती है, अगर आप खुद बनाते हैं और वो 5,000 रुपये की बन रही है, लेकिन अगर आप चाइना से ख़रीद रहे हैं तो वहाँ से अगर सिर्फ 500 रुपये की वही चीज़ अगर आपको मिल रही है तो आपके लिए बेहतर है कि आप उसे खुद ना बनाएं बल्कि वहाँ से बनी बनाई खरीद लें, क्योंकि आपको वहाँ से बनी बनाई सस्ती मिल रही है। तो बेहतर ये है कि आप वहाँ से बनी बनाई खरीद लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्लास ज्वाइन नहीं किया आपने अभी तक? हाँ, तो मैंने यार मैसेज तो किया ना, मैंने अभी भी व्हाट्सएप तो चेक करो अपना। बस अभी ज्वाइन करो, क्लास चल रही है, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। वही लिंक है, बल्कि पुराना लिंक कोई होगा ना, है कोई पुराना लिंक? मैं अभी भेज रहा हूँ, ओके। अच्छा जी, तो आपने सुना कंपैरेटिव एडवांटेज? क्या मुसीबत है यार, एक तो। अच्छा जी, एक चीज़ अगर मुझे अभी मिल जाती है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में 5,000 की, और मैं चाइना से वो खरीद सकता हूँ 500 रुपये की, तो भाई मैं पाकिस्तान में, कोई इतना हुब्बुल वतन नहीं है कि नहीं मैं तो पाकिस्तानी चीज़ खरीदूंगा भले से मुझे महंगी क्यों नहीं मिले। हमने फ़ौरन जाना है सस्ती चीज़ पर। हम ऐसे बंदे ही नहीं है पाकिस्तानी जो महंगी चीज़ खरीदें, पाकिस्तान से खरीदें। हमें जहाँ से सस्ती मिलेगी हम वहाँ से खरीदेंगे। अब इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि मैंने एक बंदे से मेरी मुलाकात हुई, उस वक्त डॉलर 115 रुपये का था, ठीक है ना। उसके ताल्लुकात हैं फाइनेंस वगैरह में इधर उधर। उसको लोगों ने बताया कि डॉलर 170 या 180 तक जाएगा। उसने 5 करोड़ रुपए के डॉलर खरीद के रख लिए। ये मैं आपको एक बंदे की बात बता रहा हूँ, ऐसे सैकड़ों बंदे होंगे जिन्होंने पाकिस्तान में ये स्पेकुलेशन की होगी और उन्होंने डॉलर खरीद खरीद के स्टॉक किए होंगे। जब डॉलर खरीद के स्टॉक किए गए इस तरह से, ये बात र्यूमर फैल गई थी पाकिस्तान में। जब ये डॉलर जितने ज़्यादा जो है वो स्टॉक किए गए, उसकी वजह से वैल्यू क्या होती गई, गिरती गई, गिरती गई और गिरती गई। पाकिस्तानी रुपया गिर गया, बहुत बुरी तरह से गिर गया। 115 से कहाँ आज 170 रुपये पहुंचा हुआ है, आपको पता है, पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले में। तो हमारे यहाँ तो अगर वो, हमारे यहाँ बड़ी मशहूर कहावत है, आपने सुनी होगी, ये मैंने नारे बहुत लगाए मुख्तलिफ ग्राउंड्स में, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। तो हमारे यहाँ जिसको देखते हैं ना कि वो डूब रहा है, उसके हालात खराब हो रहे हैं, तो हमारा तरीक़ाकार कुछ यूं है कि हम बोलते हैं कि भैया गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, और हम उसको और मतलब ये कर देते हैं। तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन देखा जाता है इसके अंदर ना,
इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन देखा जाता है कि अगर हम वो चीज़ बनाते हैं, अगर वो चीज़ हम बनाते हैं और हम बनाने में अगर हमें वो चीज़ महंगी पड़ रही है, ठीक है जी, बनाने में अगर वो चीज़ हमें महंगी पड़ रही है तो देन इट इज बेटर टू परचेज फ्रॉम समवन एल्स। जब बनी बनाई सस्ती मिल रही है और बनाने में महंगी पड़ रही है तो बेहतर क्या है कि आप भाई खरीद लो ना। क्या जरूरत है कुछ ड्रामेबाजियां करने की और उसको बनाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है जी। अच्छा जी, आई होप कि बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो दिस इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। तो प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज आपको देखना होता है कि भाई, अच्छा पॉइंट नंबर 2 की तरफ हम जाएंगे। इस वक्त हम पढ़े सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स। द नेक्स्ट हेडिंग नंबर 2 इज बेनिफिट ऑफ म्यूचुअल कॉर्पोरेशन। म्यूचुअल कॉर्पोरेशन यानी कि दो इदारों का, दोनों का आपस में फायदा, विन विन सिचुएशन कहते हैं इसको। ठीक है ना, कुछ ऐसे मतलब आपस में रिलेशन बिल्ड करना कि दोनों का फायदा हो, किसी का भी नुकसान ना हो। उसको पढ़ता हूँ मैं, आप देखिएगा कि एक्सपोर्ट्स इक्वली बेनिफिट्स डेवलप्ड एंड अनडेवलपिंग कंट्रीज। तो होता क्या है कि एक्सपोर्ट्स दोनों तरफ फायदा देती है। डेवलप्ड कंट्रीज को भी फायदा देती है और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को भी फायदा देती है। The developed countries are benefited through an opportunity of disposing of their surplus produce and getting a replacement for their surplus capital manpower in the development programs of underdeveloping countries. देखें, अब होता क्या है कि जो अंडर डेवलप कंट्रीज होते हैं, अंडर डेवलप कंट्रीज एक्सपोर्ट क्या करते हैं? अंडर डेवलप कंट्रीज एक्सपोर्ट करते हैं प्राइमरी गुड्स। ठीक है जी, अंडर डेवलप कंट्रीज एक्सपोर्ट के तरह होते हैं, वो प्राइमरी गुड्स करते हैं, मतलब वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, क्रॉप्स, ठीक है ना, एंड क्रूड ऑयल। ठीक है ना, पाकिस्तान भी आपको पता है पाकिस्तान ऑयल एक्सपोर्टर भी है। तो हम कौन सा ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं? हम एक्सपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल। ठीक है ना, और क्रूड ऑयल हम एक्सपोर्ट करने से के बदले में हमें क्या मिलता है? क्रूड ऑयल हमें एक्सपोर्ट करते हैं जो बहुत ही मामूली सी कीमत पर हम करते हैं। ठीक है जी, और उसकी बदले में हम रिफाइंड हुआ ऑयल हम वहाँ से ले लेते हैं बस। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं हु इज द सुपर पावर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। डेफिनेटली यू नो वेरी वेल दैट इट इज अमेरिका। इट इज अमेरिका दैट इज द सुपर पावर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। बट अगर सिर्फ अरब स्टेट्स जो हमारी अरब कंट्रीज, अगर अरब कंट्रीज उनको देना बंद कर दें तेल तो वो धड़ाम से नीचे आ गिरेंगे। ठीक है जी, दिस इज व्हाट अमेरिका। अच्छा, तो डेवलप कंट्रीज के लिए भी एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स उतनी ही इंपॉर्टेंट होती हैं जितनी अंडर डेवलप कंट्रीज के लिए एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स होती है। यानी कि दोनों साइड पर इसकी इक्वली इंपॉर्टेंस बरकरार है। ठीक है ना, और हर जगह पर अब मतलब होता क्या है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के जरिए होती है। मिसाल के तौर पर हमने जो है ना F-16 लिया, हमने F-16 मंगा लिया, अमेरिका से हमने कुछ खरीद लिया F-16। जब F-16 अमेरिका से हमारे पास आ गए, हमने उसके सारे अंजर पंजर निकाले और हमने उसी की कॉपी JF-17 थंडर बना के रख दिया। दुनिया की निगाहों में वो ये है कि नहीं, उसमें वो चीज़ें नहीं है सारी जो उसमें, लेकिन वी नो वेरी वेल कि JF-17 थंडर जो है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमने जहाज़ बनाया। लेकिन वो कैसे हम बनाने में कामयाब हुए? बेसिकली कि हमने पहले कहीं और से हमने इंपोर्ट की ना टेक्नोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी इंपोर्टेड द टेक्नोलॉजी, और उसके बाद हमने टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करने के बाद फिर उसकी हमने कॉपी बनाना शुरू करी। पाकिस्तान कभी भी कोई चीज़ क्रिएट नहीं करता, लेकिन कॉपी करने में हम मास्टर हैं। इसका अंदाज़ा आप बीकॉम के बच्चों से ही लगा सकते हैं कि ये लोग भी कितनी बेहतरीन कॉपी करते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। Exports by using practical experience, typical know-how, expertise of the developing countries in the development program, and thus can accelerate the rate of growth of the economies without wasting time and resource in experiment. देखिए होता क्या है, हर जगह की ना एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान,
आपको पता है दुनिया में सबसे जो टेस्टी आम होता है मैंगो, वो पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान से बेहतरीन आम किसी दुनिया में नहीं होता। बहुत सारी ऐसी मछलियां पाकिस्तानी सी साइड पे पाई जाती है, वो जो दूसरी जगहों पर नहीं पाई जाती, और यहीं से वो एक्सपोर्ट हो रही होती है। अब इसका अंदाजा लगा लें कि एक बंदा है, अभी कुछ दिनों पहले की न्यूज आई थी, आप गूगल पे सर्च करिएगा, कि 2 मछलियाँ उसने पकड़ी, एक मछली 20 लाख रुपए की एक मछली उसने बेची, 2 मछलियाँ उसके हाथ में आ गई, जाल डाला उसने, और वो 40 लाख रुपए की सिर्फ 2 मछलियाँ उसने बेच दी, क्योंकि वो नायाब मछलियाँ थी। ठीक है ना? तो दुनिया के हर ज़मीन को अल्लाह ताला ने कोई ना कोई ऐसी मखसूसियत से नवाजा है। अब होता क्या है कि हम आम सस्ते में लगा लेते हैं, सस्ता हमें पड़ता है आम, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पाकिस्तानी 20,000 रुपए का 1 किलो आम मिलता है। आप बताएँ, वो बंदा क्या आम खाएगा ऐसी कंट्रीज़ के? तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। मैं आपको बताऊँ, मैं सऊदी अरब गया था, तो मैंने ना वहाँ पे केले वगैरह सोचा, फ्रूट्स वगैरह लूँ, तो केले मैंने गया लेने। तो उस वक़्त वहाँ पर एक केला जितने का था, यहाँ पर 1.5 दर्जन केले कम से कम अच्छी क्वालिटी के यहाँ पर पाकिस्तान में मिल सकते हैं, वहाँ पर एक केला इतने का था। हाँ, ये बात अलग है कि वहाँ का एक केला 2 किलो के बराबर था, 2-3 के। लेकिन बहरहाल वो मतलब यहाँ पर तो यार 1.5 दर्जन मिल रहा है उसके बदले में, और टेस्टी भी यहाँ यहीं का ज़्यादा था। यानी कि सस्ता जो है ना, वो यहाँ से मिल जाता है। तो बहरहाल ये होता है, क्या होता है ये कि हर जगह जैसे चावल, दुनिया में सबसे बेहतरीन चावल चाइना में पैदा होता है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल भी चाइना में पैदा होता है, दुनिया में सबसे बेहतरीन लोहा भी चाइना में पैदा होता है, और सबसे ज़्यादा भी चाइना में पैदा होता है। तो चाइना अगर इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रोइंग कंट्री है, तो देयर आर सर्टेन रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ऐसे ही नहीं वो हवा में वो बढ़ रहा है, बल्कि देयर आर सो मेनी रीजंस के जो उसके बढ़ने की वजूहत है। ठीक है? बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल हेल्प रिलेशन, यहाँ पर मैं एक आपको वाकया सुनाना चाहूंगा, एक बिल्कुल सच्चा वाकया जो शाम का है। एक कंट्री है जिसका सीरिया भी नाम है और शाम भी उसको कहते हैं, आपने नाम जरूर सुना होगा, बहुत ही मशहूर और तारीखी मुल्क है। शाम पर अमेरिका ने हमले का फैसला कर लिया, और ना सिर्फ फैसला कर लिया बल्कि अपनी आर्मी भी चारों तरफ लगा दी जाए, अपने जहाज खड़े कर दिए, अपनी आर्मी चारों तरफ लगा दी, और बस अब एक बटन दबाने का इंतजार था और शाम खत्म, क्योंकि शाम की तो कोई वैल्यू नहीं है ना अमेरिका जिससे सुपर पावर के सामने। अमेरिका तो वो है जो इंडिया को भी कुछ कह दे तो वो चुप हो जाता है, जबकि इंडिया दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी है, और दुनिया की दूसरी बड़ी फौज या तीसरी बड़ी फौज इंडिया की है। अच्छा, हम भी खामोश हो जाते हैं, हम भी दुनिया की सातवीं बड़ी फौज लेकर बैठे हैं, आपको पता है। तो डिफेंस के हवाले से हम बहुत सारे कंट्रीज से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, मेजोरिटी कंट्रीज से हम बेहतर हैं। सबसे ज़्यादा जज्बा रखने वाली जो फौज है वो भी पाकिस्तानी है, तो हमें अपनी फौज को खराज अकीदत और तहसीन पेश करना चाहिए इनकी कुर्बानियों के लिए, स्पेशली वो फौजी जो बॉर्डर पर होते हैं, नॉट द अदर फौजी जो कि इसी कमरे में बैठकर दूसरे कामों में लग जाते हैं। खैर, तो मैं आपको अब क्या बता रहा था, शाम पर हमला होने वाला, पूरी शामी कौम उस रात नहीं सोई। अच्छा, एक रात अभी कुछ दिनों पहले हमारे पर भी आई थी, जब वो हमने अभिनंदन को पकड़ा था ना, जहाज गिरा के। तो उस रात 2-3 रातें हमारी फौज भी नहीं सोई थी, 24 घंटे जागे हैं, ऐसा हुआ था। क्योंकि खतरा था कि रॉकेट फायर होंगे इंडिया की तरफ से। 12 तो फिर हुआ ये कि शाम की तरफ से रशिया खड़ा हो गया और ईरान खड़ा हो गया। ईरान ने कहा अगर तुमने शाम पर हमला किया अमेरिका, हम उठा के मिसाइल मारेंगे इसराइल पे, और इसराइल तो है ही इतना सा, एक मिसाइल मारेंगे इसराइल खत्म हो जाएगा। रशिया ने कह दिया कि शाम पर हमला करना, रशिया पर हमला करना है, और रशिया इसके अंदर कूद जाएगा। ठीक है ना? रशिया इसमें कूद जाएगा और रशिया शाम की तरफ से लड़ेगा। जो भी रशिया पर हमला करेगा, जिसने शाम पर हमला किया उसने गोया रशिया पे हमला किया, और रशिया उसको नहीं छोड़ेगा। रशिया ने यह बयान दे दिया। अब जब अमेरिका ने देखा कि यार अगर मैं शाम पर हमला करता हूँ, तो शाम पर हमला मैं करूंगा, इधर ईरान जो है वो इसराइल पर चढ़ाई कर देगा। ठीक है ना? तो इसराइली पंगे करेंगे। ऑन द अदर साइड मैं फिर रशिया से दोबारा भिड़ जाऊंगा, जो वो नहीं चाह रहे थे। ठीक है ना? तो इन तमाम सिचुएशंस में हुआ फाइनली डिसीजन ये कि भाई वो जंग जो है वो टल गई, जहाज वापसी बुला लिए गए, और शाम तबाह व बर्बादी के दहाने से बिल्कुल कन्नों से बचत हो गई, उसकी ये कहा जाता है। और शाम एक बहुत बड़ी तबाही और बर्बादी से बच गया।
आ रही समझ में? अच्छा अच्छा। तो ये बात थी कि किस तरह से एक्सपोर्ट्स हेल्प करती हैं आपके। अब चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी आप देख लें, ये भी एक बड़ी बेहतरीन मिसाल है। चाइना और पाकिस्तान के इतने अच्छे ताल्लुकात क्यों हैं? उसकी वजह भी यही है कि चाइना बड़ा साथ देता है हमारा, और हम सबसे बड़े पाकिस्तान जो भी इम्पोर्ट करता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करते भी हम चाइना से। नेक्स्ट हेडिंग की तरफ जाते हैं। हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जरा ये हेडिंग पढ़ें, हेडिंग नंबर 4 पढ़ें प्लीज। कोई भी अपना माइक खोलकर इसको एक्सप्लेन करे, और हम अपना माइक खोल के जरा एक्सप्लेन करें। सर ये बता रहे हैं कि एक्सपोर्ट से ना हमारी इकनॉमी बहुत अच्छा हो सकती है, यानी कि बहुत प्रॉस्पर हो सकती है, और प्रोडक्टिविटी जो लेबर की है ना वो मोबाइल हो जाती है, जैसे कि लेबर हर कहीं जा सकता है, हर काम कर सकता है, और इसकी वजह से हमारी इकनॉमी को और भी बूस्ट मिलता है। सही सही, वेरी गुड। वेरी गुड, चलो। अच्छा मैं बताता हूँ थोड़ा बहुत, वैसे सही बताया इसने, लड़के ने सही बताया। देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता क्या है? सिर्फ सामान नहीं होता, लोग भी होते हैं, लोगों की सर्विसेज होती है। पाकिस्तान गरीबों का मुल्क, हमारे मुल्क से बहुत सारे, हमारे मुल्क से बहुत सारे मजदूर बेचारे सऊदीया और अफ्रीका और लंदन, दुबई समेत बहुत सारी जगहों पर जाकर जॉब करते हैं, ठीक है ना। मजदूर तबका अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से निकलकर डेवलप कंट्रीज में जाकर मजदूरी करता है, और जो स्किल्ड लेबर होती है वो डेवलप्ड कंट्री से आकर गरीब मुल्कों में जाकर काम करती है। लेकिन जो हमारे 50 मजदूर जाते हैं, उन 50 मजदूर मिलकर जो कमाएंगे, वो अकेला स्किल्ड लेबर एक बंदा आकर वो ले जाता है। आज ही बहुत सारे प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर बहुत सारी ऐसी मशीनरी पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल हो रही है कि जिसको इंस्टॉल करने के लिए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए बाहर से बड़े टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड बंदे आते हैं। मैकेनिक आता है, हमारे मैकेनिक आपने देखा होगा काले पीले कपड़े पहना हुआ है, पढ़ा लिखा होता नहीं है, पढ़ना लिखना उसको आता नहीं है, ठीक है ना। बाहर से मैकेनिक जब आएगा वो 2 पीस में आएगा, मास्टर्स उसने किया हुआ होगा, मतलब आपको देखकर लगेगा नहीं कि वो फील्ड उन्होंने, अब बहुत सारी फील्ड है हमारे यहाँ। क्या है, हमारे यहाँ बच्चा हुआ बस उसका एमबीए करा दो, साले एमबीए डॉक्टर इंजीनियर बस खत्म, हमारे यही 3-4 चीजें। उनका फील्ड्स बहुत है, और उसी हिसाब से वो लोगों को शामिल करते हैं फील्ड्स में, जितनी उनको जरूरत होती है उसी हिसाब से, ठीक है जी। तो ये भी बेसिकली हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये इसमें बताया गया कि भाई लेबर मोबाइल हो जाती है, यहाँ की लेबर वहाँ चली जाती है, वहाँ की यहाँ जाती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उनको मजदूरों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, मजदूर हम भेज देते हैं, हमें स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है, स्किल्ड लेबर हम वहाँ से यहाँ मंगा लेते हैं, हम तो हमारा दोनों का काम चल जाता है, ठीक है। अब जैसे इसकी मिसाल दूँ कि कहीं आप हैं कहीं मौजूद, मेरे पास चाय की पत्ती है, सामने वाले के पास दूध है, दोनों ने मिलकर चाय बनाई, दोनों ने पी। ये मिसाल मैंने इसलिए भी थी कि चाय का तरीका अलग है। सोर्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज इन एडवांस लर्निंग, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनसे सीखने को मिलता है। जब उन सब चीज़ें इम्पोर्ट करके लेकर आते हैं, हम उनको देखते हैं, समझते हैं, और उसकी कॉपी बनाने की कोशिश करते हैं, तो सोर्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज
एक नॉलेज का ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है ना। ये चीज भी बड़ी इसमें बताई गई। ओके, हेल्प्स इन मेंटेनिंग ग्लोबल पीस। देखें जी, पता है जंग कब होती है? जंग जब होती है जब कोई मुल्क बहुत ज्यादा परेशान होता है तो बोलता है, "आ जाओ मैदान में जंग कर लेते हैं।" जब तक उसका खाना पीना चल रहा है, सारे मामला उसके ओके चल रहे हैं, तो वो कोई भी मुल्क अपनी जानें पेश करने को तैयार नहीं होता। ये जानों के नजराने सिर्फ जब दिए जाते हैं जब आपस में हालात सही नहीं होते। सही है जी। ओके, तो exports by creating mutual interest among trade related countries minimizes the possibility of political and military clashes। जब आपस में एक दूसरे से सामान आपको मुसलसल बार बार खरीदना पड़ता है तो आप क्या करेंगे, मिलिट्री मिलिट्री जो क्लैशेस हो सकते हैं आपके दरमियान, पॉसिबिलिटी जिसकी होती है उसको आप मिनिमाइज कर देते हैं कि नहीं यार हमने आपस में नहीं लड़ना है, ठीक है, क्योंकि हमारे मिलिट्री क्लैशेस हो सकते हैं। अगर हो जाएंगे तो हमारी ट्रेड बंद हो जाएगी, ट्रेड बंद हो जाएगी तो हमारा खाना पीना बंद हो जाएगा, खाना पीना हमारा किसी सूरत में बंद नहीं कर सकते हम। इसलिए बेहतर है कि हम लड़ना क्या कर दें, बोलो, बंद कर दें। ठीक है जी। अच्छा जी। आगे चलते हैं। Source of generating revenues. Exports help governments in generating enough yield of huge amount of revenue in the form of tariff, customs duties, import and export license fee, and surcharges, etc. Government of Pakistan generates more than 50% of her total revenue from foreign trade sector। ठीक है जी। फॉरेन ट्रेड से क्या होता है, कोई भी चीज़ आती है हम टैक्स ले लेते हैं, कोई भी चीज़ जाती है हम टैक्स ले लेते हैं। तो एक टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने का भी एक बहुत बड़ा सोर्स है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। नेक्स्ट इज नंबर 8, इंड्यूसेस फॉरेन इन्वेस्टमेंट। Exports, with the help of appropriate commercial and fiscal policies, helps in attracting foreign investment. Thus, the acquisition of required capital goods like assembled plants, manufacturing plants, and latest technology become easy to attain, and the developing country like Pakistan can get launching pad to take off the economy। भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट से क्या होता है, आपस में ताल्लुकात अच्छे होते हैं, जो कैपिटल आपको चाहिए होता है वो आप बाहर से मंगवा सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जरिए। तो ये इस तरह प्राइवेटाइजेशन का आजकल हम देखते हैं पाकिस्तान में चल रहा है। पाकिस्तान में बहुत सारे इदारे इस वक्त प्राइवेटाइजेशन की तरफ हैं, और वो प्राइवेटाइजेशन कब पॉसिबल है, जब तक बाहर से पैसा नहीं आएगा प्राइवेटाइजेशन पॉसिबल नहीं है। प्राइवेटाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, इंड्यूसेस फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बाद बस 9 हेडिंग्स करेंगे, इसकी पढ़ा देता हूँ, 10 लेकिन 9 करनी होगी आप। हेल्प्स इन लेइंग द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक प्रोसेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसेस। इसमें क्या कहा जा रहा है कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ रीसेंट पास्ट शोज दैट in so many backward and underdeveloping countries, the process of economic development took its start apparently on the basis of foreign aid and loans, but the payments of such loans have to be made through foreign exchange earnings, which are earned through exports। ठीक है जी। तो इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि भाई बेसिस जो है ना किसी मुल्क की अर्न करने की, वो एक्सपोर्ट्स ही है। अगर एक्सपोर्ट्स आपके मुल्क में ज़्यादा होती है तभी आप ज़्यादा बड़ी तेज़ी से तरक्की कर सकते हैं और आगे
बढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द रिसेंट, वो बैकवर्ड हम देखते हैं कि बैकवर्ड जो कंट्रीज हैं जो आज बेहतर उनकी हालत हो रही है, हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट्स के जरिए आगे बढ़े। चाइना पाकिस्तान के बाद आज़ाद हुआ, 1949 में आज़ाद हुआ, आज हमसे बहुत ज़्यादा आगे, उसकी वजह भी उसकी सिर्फ एक चीज़ है, डेट इज एक्सपोर्ट। वो उनका मज़हब इस्लाम नहीं है, लेकिन तस्बीह वो बनाते हैं, जानमाज वो बनाते हैं, टोपी वो बनाते हैं। यकीन करें कि तस्बीह कम पड़ जाए सऊदी अरब में अगर चाइना ना दे, और ऑस्ट्रेलिया है वो भी एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, वो भेड़े ना दे तो हाजियों का हाजी नहीं होगा हमारे भाई। ये एक्सपोर्ट की वैल्यू है कि मज़हब को साइड में रखकर कारोबार करते, सिर्फ कारोबार के वक्त सिर्फ और सिर्फ कारोबार होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये सवाल तकरीबन खत्म हो रहा है। कोई सवाल किसी का तो पूछ ले। हेल्प्स इन एक्सटेंडिंग मार्केट्स, एक्सपोर्ट के जरिए आपकी मार्केट बढ़ जाती है। अगर आप एक्सपोर्ट नहीं करते तो सिर्फ आपका मुल्क आपकी मार्केट है, अगर आप एक्सपोर्ट नहीं करते तो सिर्फ आपका मुल्क आपकी मार्केट है, लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो पूरी दुनिया आपकी मार्केट। ठीक है जी, इससे आपकी मार्केट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो कोई सवाल अगर किसी को तो प्लीज पूछ लें। Ask questions if you have any. भाई हसन का सवाल ले लेता हूँ एक आखिरी बस। हसन भाई ने सवाल ये किया कि सर तैयारी कैसे करें, आगे के लिए गाइड करें। पढ़ो, 3 लफ्ज़ों पर बहुत ध्यान देना, 3 लफ्ज़ मैं बता रहा हूँ और 3 लफ्ज़ ही जो है ना हल है आपकी आगे की बेहतर हालात का। 3 लफ्ज़ क्या है, पहला लफ्ज़ है पढ़ो, दूसरा लफ्ज़ है ज़्यादा पढ़ो, और तीसरा लफ्ज़ है बहुत ज़्यादा पढ़ो। पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो, बहुत ज़्यादा पढ़ो, बस यही हल है। पढ़ेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, एक ही बारी में निकलेंगे। भाई हमने भी कोई 2 मास्टर्स कर लिए, एमफिल कर लिया, बीकॉम भी हमने खुद किया था। मेरी 7th पोजीशन आई थी बीकॉम में। अब आपको एहसास हो जाएगा कि 7th पोजीशन आई थी मेरी, 74.3 परसेंटेज आई थी मेरी बीकॉम पार्ट 2 के अंदर। तो ज़रा 81 मेरी परसेंटेज पार्ट 1 में आई थी। मेरी पार्ट 1 में 81 परसेंटेज थी। आप अपनी परसेंटेज देखिएगा और अंदाज़ा लगाइएगा कि कितनी मुश्किलों से आई होगी। फिर मैंने जो मेहनत की थी, मैं आज भी याद करता हूँ कि जो मैंने बीकॉम में मेहनत की, मैंने कभी लाइफ में पढ़ाई में इतनी मेहनत नहीं की। तो बस बताने का मकसद यही था कि अल्लाह ताला आपको कामयाब भी करे, और आपको बताने का सिर्फ मकसद यही होता है कि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले, आप भी तैयारी करें कि फेल का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए। आप तो इतना पढ़ें कि फेल का कॉन्सेप्ट निकले। आप बुलंदियों पर निगाह रखें, पोजीशंस पर निगाह रखें, और बस जो है ना सिर्फ तवज्जो दें पढ़ाई पर। परसों कराची यूनिवर्सिटी के पेज पर रिजल्ट आ जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।